नहीं हुआ। हर जगह लोग स्वयं को बचने के लिए कि बीमारी ना आए कोविड, तो इसलिए लोगों ने नमस्ते को स्वीकार किया। आज इस दौर में लोगों ने नमस्ते को स्वीकार किया। आने वाले कल हमारे जो देश का जो संस्कृति के लिए वर्षों से हम लोग जो है अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी चलाती, जिसको कभी कभी का गोबर, इस दोनों चीजों के वास्तु के कारण हो, धार्मिक कारण हो, हर तरह से इस विषय को जो है हम लोग बड़ी ही प्रसन्नता के साथ जो है बहुत विस्तार में बताया मिथिला के इतिहास के बारे में कि ये ज्ञान की भूमि है। और मैं अपने आगे जो बोलूंगा उसमें यही कहने वाला हूं कि भारत की पहचान ही ज्ञान है। तो एक तरह से देखें तो मिथिला जब भारत की पहचान ही ज्ञान है और मिथिला ज्ञान का केंद्र रहा है, तो एक तरह से ये भारत को, पूरे भारत को इसमें समोहित कर दिया गया है। और इस धरती को एक केवल, ये और ध्यान रखिएगा कि ये केवल ज्ञान की धरती नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि कोरे ज्ञान की धरती नहीं है। इसमें कर्तव्य परायणता भी है। ज्ञान को कार्यान्वित करने की क्षमता भी है और एक बड़ी सुंदर तो हम में से हर एक उस बहुरूपता का प्रकटीकरण, अगर हम में से हर एक उस बहुरूपता का प्रकटीकरण और ये समझ में हमारी आ जाए जो हमारी संस्कृति हमें बताती है, क्या ये संभव है कि उसके बाद में आपके पैर के ऊपर किसी ने भी ये दावा नहीं किया है कि ये विचार मेरे हैं। सबका स्रोत हजारों साल पहले जब भारत की सांस्कृतिक और ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने बात की मुंडन मिश्रा की और शंकराचार्य की, और उसमें आता भी है कि जब शंकराचार्य यहाँ पहुंचे, उनका वो पूरी कहानी मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक नौजवान कम उम्र में केरला से निकल के जो देश का सबसे, मतलब यहां जो अरेबियन सी सागर है, वहां से निकल के वो चलते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं। और ये कौन समय है? ये वो समय है जब राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। 1947 में भी 567 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी। तब कितनी थी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। उस राजनीतिक तौर से टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की चेतना पैदा कर देना, आज से 1000 साल से भी ज्यादा पहले, ये असाधारण कार्य था। और मैं तो इस हद तक कहता हूं, इसी गए वर्ष में दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नाम की संस्था है जो सरदार पटेल के ऊपर मेमोरियल लेक्चर हर साल कराती है। पिछले साल उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा था कि मेरी ये राय है, हो सकता कोई सहमत ना हो, कि अगर शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पूरे भारत में उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की चेतना पैदा न की होती, तो शायद
सरदार पटेल जो जिन्हें हम भारत के यूनिफायर, भारत की एकता को सुदृढ़ करने वाला, इतने राज्यों को बिना एक खून की बूंद बहाए हुए सबको इकट्ठा कर देना, शायद उनके लिए वो काम उतना आसान ना होता। अगर पहले से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की चेतना मौजूद न होती तो शायद वो काम इतना आसान नहीं होता। और तो बहुत सारे हम सुनते हैं कि भाई लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगा। मां सीता ने तो कहा ही, लेकिन छोटे भाई ने कहा मैं भी जाऊंगा। लेकिन उस अगली सुबह राज तिलक होना था। अब राज तिलक की बजाय अब वो जटाएं बांधी जा रही हैं, सुबह कल से वन में जाना है। लक्ष्मण जी का गुस्सा फूट पड़ता है और इतना क्रोध है कि अपने पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी पुत्र को हरगिज भी नहीं करने चाहिए। भगवान राम उसको शांत होकर सुनते हैं और जब वो पूरा बोल चुके, गुस्सा अपना निकाल चुके, ये वाल्मीकि रामायण में है, तो क्या कहते हैं? कहते हैं लक्ष्मण, तुम्हारी समस्या ये है, तुम्हें आदत है राजमहल में रहने की और अब तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा, शरीर को कष्ट होगा, खाना नहीं मिलेगा, दूसरी परेशानियां होंगी। और तुम्हारी समस्या ये है कि तुम ये समझते हो कि तुम्हारा ये शरीर हो, तो शरीर को कष्ट होना है, लिहाजा तुम्हें गुस्सा आ रहा है। लेकिन अगर तुम अज्ञान का पर्दा हटा दो, दहो मिति या बुद्धिर्विद्या सापिर की तथा नाहम देहश्चिदात्मेत बुद्धि विद्येति भन्ने थे। अगर तुम ये अज्ञान का पर्दा हटा दो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो और आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती। राजमहल में भी वैसे ही है और जंगल में भी वैसे।